भूत क्या है? अक्सर यह सवाल जहनों में उभरता है। दुनिया में लोगों की बड़ी तादाद भूतों के वजूद पर यकीन रखती है, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरे में भूतों की माहियत और उनके किरदार पर नजरियात मुख्तलिफ हैं। कई तरक्की याफ्ता ममालिक में भूतों के वजूद के बारे में मालूम करने के लिए कि आया भूतों का वजूद है कि नहीं, साइंसी आलात की मदद ली गई। उन आलात से भूतों के वजूद के बारे में मुस्बत जवाब मिला। भूतों के वजूद पर यकीन रखने वाले और भूतों के वजूद को अफसाना करार देने वाले करोड़ों अफराद इस दुनिया में रहते हैं। कुछ लोग भूतों के वजूद पर यकीन रखते हैं तो कुछ लोग भूतों के वजूद से इनकारी हैं, मगर ये सब लोगों की ख्वाहिश है कि कहीं से उन्हें अलादीन का चिराग मिल जाए ताकि वो चिराग के जिन या भूत को काबू करके अपनी जिंदगी की मुश्किलात हल कर सकें। इतना कहकर मैं खामोश हो गया और मैंने एक नज़र हाजरीन पर डाली। सब लोग खामोशी से बैठे मेरी तकरीर सुन रहे थे। मैंने गला साफ किया और फिर अपनी तकरीर जारी रखी। अक्सर मुआशरे में ये बात मशहूर है कि इंसानी रूहें ही असल में भूत होती हैं। मरने के बाद इंसान की रूह दूसरी दुनिया में चली जाती है, मगर किसी से शदीद मोहब्बत या किसी से शदीद नफरत और इंतकाम की ख्वाहिश की तकमील के लिए रूह अपनी दुनिया का असूल तोड़कर वापस हमारी दुनिया में आ जाती है। अक्सर आमिलों का ख्याल है कि रूह अज खुद कुछ नहीं कर सकती, उसे अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए किसी इंसान की मदद की ज़रूरत होती है और वो रूह किसी इंसान को अपने ताबे करके उससे अपना मिशन मुकम्मल करवाती है। मगर रूह हर इंसान पर कब्जा नहीं कर सकती। रूह अपने मकसद की तकमील के लिए सिर्फ ऐसे इंसान को ही काबू कर सकती है जो रूहानी तौर पर कमज़ोर होता है। भूतों की तस्वीरें और वीडियो बड़ी तादाद में इंटरनेट पर मौजूद हैं। अक्सर वीडियो बनाते हुए या तस्वीर वगैरह खींचते हुए उन वीडियोज़ और तस्वीरों में गैर मरई मखलूक यानी भूतों की छवि आ जाती है, जिसका एहसास बाद में वीडियो या तस्वीर देखने के बाद होता है। जिन्नात का वजूद तो कुरान से साबित होता है, लेकिन भूत प्रेत, चुड़ैल और पिछल पैरी वगैरह के वजूद के लिए हमें मुख्तलिफ मुआशरे में मुख्तलिफ नजरियात मिलते हैं। मैं यहाँ सिर्फ रूह के वजूद के मुतल्लिक सिर्फ इतना कहूँगा कि अक्सर रूहें अपनी दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में आ जाती हैं। उसमें कुछ नेक रूहें होती हैं और कुछ बुरी रूहें जिन्हें हम बदरू कहते हैं, और यही बदरूहें इस दुनिया के जिंदा इंसानों को तंग करती हैं और इंसानों के लिए मसला बन जाती हैं। इन रूहों को काबू करने और वापस अपनी दुनिया में भेजने के लिए माहिर आमलों की खिदमात हासिल की जाती हैं। तकरीर के आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि गैर मरई मखलूकात जैसे रूह, भूत, जिन वगैरह काफ़ी अमन पसंद होते हैं। वो बिला वजह किसी को तंग नहीं करते, मगर जिस तरह इंसानों में कुछ इंसान शरपसंद होते हैं, बिल्कुल उसी तरह इन मखलूकात में भी कुछ शरपसंद होते हैं जो इंसानों को तंग करके मजा लेते हैं। यही शरपसंद मखलूकात इंसान के लिए मसाइल पैदा करते हैं, मगर इनकी तादाद कम है। लिहाजा इन मखलूकात से डरना या इन्हें बिला वजह तंग करना अच्छी बात नहीं। इस कायनात में खुदा ने सब मखलूकात का अपना दायरा कार रखा है और तमाम मखलूकात बशमूल इंसान के सबको अपने दायरे में रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी सहल बना सकते हैं। इतना कहकर मैंने अपनी तकरीर ख़त्म की और डाइस से हट गया। इसके बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं तहसीन आमेज नज़रों से हॉल में बैठे हुए लोगों को देखते हुए स्टेज की सीढ़ियाँ उतरने लगा। मैं हंजा वैली के एक कम्युनिटी हॉल में भूतों के वजूद के हवाले से तकरीर कर रहा था। मैं कल ही हंजा वैली आया था। यहाँ आने की दावत मुझे मेरे उस्ताद नुमा दोस्त जनाब नियाज़ अली फ़खरी ने दी थी। नियाज़ अली ना सिर्फ मेरे दोस्त थे बल्कि वो मेरे उस्ताद भी थे। उन्होंने ही मेरे अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पहचाना और मेरी सलाहियतों को निखारा। नियाज़ अली पहले मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, फिर रिटायरमेंट के बाद वो अपने आबाई इलाके हंजा में शिफ्ट हो गई और यहाँ उन्होंने गैर इंसानी मखलूकात यानी भूत प्रेत वगैरह पर रिसर्च शुरू की। साथ ही उन्होंने एक NGO भी बनाई जो ऐसे वाक़यात का नोटिस लेती है जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं। नियाज़ अली की NGO ने ही ये सेमिनार मुनक्कद किया था और नियाज़ अली ने खुद मुझे फ़ोन करके इस सेमिनार में मदऊ किया। लिहाजा मैं उन्हें इनकार नहीं कर सका और हंजा वैली आ गया। सर, ऑटोग्राफ प्लीज़। जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतरा, एक लड़की ने ऑटोग्राफ मेरी जानिब बढ़ाई। मैंने मुस्कुराकर उसे ऑटोग्राफ बुक ली और उस पर अपने दस्तखत करके ऑटोग्राफ बुक उस लड़की को वापस की। सर प्लीज़ एक तस्वीर, एक और आवाज़ उभरी और फिर हर जानिब से ऑटोग्राफ और तस्वीरों की फरमाइशें होने लगीं। मैं खंदा पेशानी के साथ ऑटोग्राफ दे रहा था और साथ साथ तस्वीरें भी बनवा रहा था। सर औसाफ। मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ आई। मैंने घूमकर आवाज़ की सिमत देखा। मुझे आवाज़ देने वाला नियाज़ अली का शागिर्द जुनेद था। हाँ जुनेद, क्या बात है? सर आपको नियाज सर याद कर रहे हैं, जुनेद ने कहा तो मैं नियाज़ अली की जानिब चल दिया। नियाज़ अली स्टेज से कुछ दूर हॉल के एक गोशे में एक 28-30 साल के नौजवान के साथ खड़े थे और दोनों बातें कर रहे थे।
सर आपने याद किया। करीब पहुंचने के बाद मैं नियाज अली से मुखातिब हुआ। नियाज अली मेरे कॉलीग थे, मगर उम्र और तजुर्बे में मुझसे बड़े, लिहाजा मैं उनका अदब करता और उन्हें सर कहकर मुखातिब करता। और साफ आओ आओ। नियाज अली मेरी जानिब देखते हुए कहने लगे, जफर यह है प्रोफेसर औसाफ अली हमदानी, जिनका मैंने तुमसे तज़किरा किया था। नियाज अली ने मेरा तारुफ अपने साथ खड़े नौजवान से कराया। औसाफ, ये जफर अली शहराजी है। नियाज अली ने उस नौजवान का तारुफ भी मुझसे कराया तो मैंने गर्मजोशी के साथ जफर के साथ मुसाफिया किया। औसाफ, जफर की बीवी के साथ कुछ मसला है, प्लीज तुम देख लो। नियाज अली ने हम दोनों का आपस में तारुफ कराने के बाद कहा, सर जैसा आपका हुक्म। मैंने सरे तस्लीम खम करते हुए कहा, क्या मसला है आपकी वाइफ का? नियाज अली को जवाब देने के बाद मैंने बराह रास्त जफर से पूछा, सर बात कुछ लंबी है, अगर कहीं बैठकर बात कर ली जाए तो बेहतर होगा। जफर एहतराम के साथ बोला, ओके ऐसा करो, कल सुबह मुझे होटल में मिल लो। मैं होटल डी फ्रांस के कमरा नंबर 111 में ठहरा हूँ। मैंने जफर से कहा तो वो सर हिलाने लगा। उसी वक्त स्टेज से सर नियाज अली के नाम की पुकार होने लगी तो नियाज अली हम दोनों से माजरत करते हुए स्टेज की जानिब चल दिए। अगली सुबह मैं जल्दी बेदार हो गया। नमाज वगैरह से फारिग होकर मैं होटल से बाहर निकला और हंजा वैली की खूबसूरती को देखने की गर्ज से हंजा की सड़कों पर मटर गश्त करने लगा। हंजा वैली वाकई काफ़ी खूबसूरत जगह है। अल्लाह ताला ने खूबसूरती हंजा वैली में कूट कूट कर भरी है। हर जानिब हरियाली ही हरियाली थी। खूबसूरत शफाफ पानी की झीलें और झील के किनारे खिले रंग बिरंगी फूल खूबसूरत नज़ारा दे रहे थे। दूर पहाड़ों की चोटियों पर जमी सफ़ेद सफ़ेद बर्फ दिल फरेब नज़ारा पेश कर रही थी। पहाड़ों की चोटियों से उतरती ठंडी ठंडी हवा जब गालों से टकराती तो पूरे जिस्म में एक पुरलुत्फ एहसास जागुज़ी हो जाता। मैं इन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। काफ़ी देर तक मैं हंजा के खूबसूरत नज़ारों की सैर करता रहा और अल्लाह की सनाई की दाद देता रहा। सफ़र करने के बाद जब मैं होटल वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि होटल के काउंटर पर जफ़र अली शहराजी खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा है। मुझे देखते ही जफ़र ने अपना हाथ हिलाकर मुझे मुतवज्जा किया। मैं सीधा जफ़र के पास पहुंचा। मेरे करीब पहुंचते ही जफ़र ने मुझे सलाम किया। सैर करते हुए ज़रा आगे निकल गया था। हंजा वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। जफ़र के सलाम का जवाब देने के बाद मैंने कहा, जी सर, हंजा वाकई खूबसूरत जगह है। मैं भी पहली बार हंजा आया हूँ। मेरी बात सुनकर जफ़र ने कहा, आप यहाँ के मुकामी नहीं हैं? मैंने हैरत से पूछा। नहीं सर, मैं लाहौर से आया हूँ, जफ़र ने जवाब दिया तो मैं सर हिलाने लगा। चलो कमरे में बैठकर बातें करते हैं, मैंने जफ़र से कहा और काउंटर पर खड़ी लड़की से चाय अपने कमरे में भेजने का कहकर मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मेरे साथ जफ़र भी चलने लगा। कमरे में पहुंचकर मैंने जफ़र को बैठने को कहा और खुद वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होकर जब मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो भाप उड़ाती चाय मेज़ पर रखी थी। मैंने चाय का एक कप उठाकर जफ़र को दिया और खुद दूसरा कप लेकर जफ़र के मुकाबिल सोफे पर बैठ गया। अब मुझे तफसील से बताओ, तुम्हारी वाइफ के साथ क्या मसला है? मैंने चाय की चुस्कियां लेते हुए जफ़र से पूछा। यह पिछले माह की बात है, जफ़र चाय का कप हाथ में थामते हुए बोला। उसकी नज़रें कमरे की छत पर गड़ी हुई थीं। वो गहरी सोच में डूबा हुआ महसूस हो रहा था। शायद वाक़यात को अपने जहन में ताज़ा करने की कोशिश कर रहा था। पिछले माह मुझे कंपनी की जानिब से प्रमोशन लेटर मिला और साथ ही 1 साल के लिए हंजा वैली में काम करने का हुक्म भी मिला। मैं और सीमा मेरी वाइफ का नाम है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पिछले माह मैं और सीमा हंजा वैली आने की तैयारियां कर रहे थे। सामान एहतियात के साथ हंजा पहुंचना चाहिए, मैंने कॉन्ट्रैक्टर से कहा। इस कॉन्ट्रैक्टर को मेरी कंपनी ने हायर किया था ताकि मेरे घर का सामान लाहौर से हंजा पहुंचाया जाए। सर आप फिक्र न करें, यह हमारा रोज़ का काम है। आपका सारा सामान एहतियात के साथ आपके हंजा वाले घर में पहुंच जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर ने जवाब दिया तो मैंने इत्मीनान से सर हिलाया। अच्छा साहब, मैं चलती हूँ। किचन से निकलकर मेरी मासी ने मुझसे कहा, हाँ ठीक है, ये लो अपने पैसे। मैंने अपना वॉलेट खोलकर उसमें से कई नोट निकालकर मासी को दिए। शुक्रिया साहब, 1 साल बाद जब हम लाहौर आएंगे तो फिर तुमसे राब्ता कर लेंगे, मैंने मासी को वजाहत की। जी साहब, मासी ने मुझसे पैसे लेते हुए कहा और फिर वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई। बेगम साहिबा कहाँ हैं? मैंने घर के बाहर जाती हुई मासी से पूछा। वो ऊपर कमरे में है, मासी ने जवाब दिया और दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर चली गई। मैं कॉन्ट्रैक्टर के काम पर नज़र डालता हुआ सीढ़ियों के जरिए ऊपर के कमरे की जानिब चल दिया। ऊपर कमरे में पहुंचकर मैंने देखा कि सीमा कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही है। उसकी आंखें नम हैं। मैं धीरे से सीमा के करीब पहुंचा और अपने दोनों हाथ उसके शानों पर रखे तो सीमा ने मुड़कर नामालूद आंखों से मुझे देखा। अपने ख्वाबों की सरजमीन छोड़ना यकीनन तकलीफदेह होता है। मैंने सीमा की आंखों से निकलने वाले आंसुओं को अपनी हथेली पर लेते हुए कहा, मैं खुशी और गमी के अजीब दौराहे पर खड़ी हूँ। एक जानिब लाहौर छोड़ने का गम है तो दूसरी जानिब इस बात की खुशी है।
कि मैं अपने आबा व अजदाद की सरजमीन हंजा वैली जा रही हूँ। सीमा बोली, तुम्हारे दादा की पैदाइश तो हंजा ही की थी ना? मैंने सीमा से तस्दीक चाही। हाँ, दादा जान हंजा ही में पैदा हुए थे। सीमा ने मेरी बात की तस्दीक की। तो फिर तुम कभी हंजा वैली क्यों नहीं गई? मैंने हैरत से पूछा। हंजा कोई दूसरे मुल्क में तो नहीं है? बस दादा जान हमेशा हम लोगों को हंजा जाने से मना करते थे। सीमा बोली, तो अब तुम्हें कैसे इजाजत मिली हंजा जाने की? अब दादा जान तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब्बा जान तो मुझे मना कर रही हैं कि मैं हंजा ना जाऊं। सीमा ने वजाहत की। तो तुम लाहौर में रुक जाओ, सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने सीमा से कहा, मैं आपके बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती, आप 1 साल की बात करते हैं। सीमा मुझसे लिपटते हुए बोली, तुम इस हालत में एक नई जगह। मैंने सीमा के पेट की जानिब इशारा करते हुए कहा। सीमा 2 माह की हामला थी। 2 दिन पहले ही लेडी डॉक्टर ने हमें यह खुशखबरी सुनाई थी। ये एक फितरी अमल है और मेरी तबीयत कोई ऐसी भी खराब नहीं है। और फिर हंजा कोई इतनी बैकवर्ड जगह नहीं है, वहाँ काफ़ी अच्छे अस्पताल वगैरह मौजूद हैं। मैं नेट पर सब सर्च कर चुकी हूँ। मैं हर हालत में आपके साथ चलूंगी। सीमा एक बार फिर मुझसे लिपट गई और अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैं हौले हौले सीमा के बालों में उंगलियां फेरने लगा। वहाँ रिहाइश का क्या बंदोबस्त है? कुछ देर बाद सीमा ने मुझसे पूछा। रिहाइश की तुम फिक्र न करो, कंपनी ने एक बंगला किराए पर लेकर उसको सेट करवा दिया है, साथ ही एक मासी का भी बंदोबस्त कर दिया है। मैंने सीमा को जवाब दिया तो सीमा इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाने लगी। अगले ही दिन हम दोनों अपनी कार में हंजा वैली के लिए निकल पड़े। घूमते फिरते इस्लामाबाद मरी कागान की सैर करते हुए हम दोनों 1 हफ्ते के बाद हंजा पहुंचे। हंजा पहुंचकर हम उस बंगले तक पहुंचे जिसका बंदोबस्त कंपनी ने हमारे लिए किया था। हमारी नई मेड जरीना ने हमारा इस्तकबाल किया। बंगला जदीद तर्ज का नया बना हुआ था, मखसूस हंजा स्टाइल का वो बंगला सीमा और मुझे बहुत पसंद आया। साथ ही जरीना मासी भी हमें पसंद आई। बंगला देखकर और जरीना मासी से मिलकर मैंने सुकून का सांस लिया। हमारे हंजा पहुंचने से पहले ही हमारा सामान लाहौर से हंजा हमारे बंगले पर पहुंच चुका था, जिसे जरीना ने निहायत खूबसूरती से सेट कर दिया था। सीमा को भी जरीना बहुत पसंद आई। अगले ही दिन से मैंने कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। हंजा मुंतकिल होने के चंद दिन बाद इतवार के दिन मैं और सीमा बंगले के गार्डन में माली से नए पौधे लगवाने की खातिर गड्ढे खुदवा रहे थे कि अचानक एक गड्ढा खोदते खोदते माली चीख उठा, अरे इस गड्ढे में से ये क्या निकला? क्या है? मेरे और सीमा के मुंह से एक साथ निकला तो माली ने गड्ढे में से अपना हाथ बुलंद करके हमें दिखाया। माली के हाथ में एक छोटी सी स्याह रंग की मूर्ति थी। सीमा और मैं लपक कर माली के करीब पहुंचे। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर माली के हाथ से मूर्ति ले ली और मूर्ति पर लगी मिट्टी साफ करने लगा। मिट्टी साफ करके मैंने मूर्ति को बगौर देखा। आधा फुट लंबी वो मूर्ति किसी मर्द की थी जिसके चेहरे पर अजियत के आसार थे। बिलाशुबा वो मूर्ति आर्ट का एक बेहतरीन शाहकार थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्ति जिंदा व जावेद हो और अभी बोल पड़ेगी। मैं मूर्ति को गौर से देख रहा था कि सीमा मेरे करीब आई और उसने मूर्ति मेरे हाथ से ले ली। जैसे ही सीमा ने मूर्ति अपने हाथ में ली, अचानक हवाएं तेज चलने लगी। आसमान पर स्याह बादल छा गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं घबरा गया, मगर फौरन ही आसमान पर से स्याह बादल छट गए और दोबारा उजाला चारों तरफ फैल गया। उजाला होने के बाद मैंने सीमा की जानिब देखा तो मुझे सीमा के चेहरे के जाविये बिगड़ते हुए महसूस हुए। मैंने सीमा को मुखातिब किया तो सीमा ऐसे चौंकी जैसे गहरी नींद से जागी हो। मैंने घबराकर सीमा को थामा। सीमा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने सीमा से पूछा। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। क्यों? सीमा ने उल्टा मुझसे सवाल किया। नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। मैंने बात टाल दी। जफर, देखो कितनी खूबसूरत मूर्ति है, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी, सीमा ने कहा और मूर्ति लेकर बंगले के अंदर चली गई। जफर इतना कहकर एक बार फिर खामोश हो गया और कुछ सोचने लगा। मैंने उसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से बैठा जफर के बोलने का इंतजार करने लगा। सर, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ देर बाद जफर ने फिर कहना शुरू किया। सीमा को उस मूर्ति से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि वो घंटों उस मूर्ति के सामने बैठी रहती। उस मूर्ति के आने के बाद सीमा ने जैसे मुझे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। न सिर्फ मुझे बल्कि वो अपने आप से भी लापरवाह हो गई। कई दिन सीमा अपना मुंह न धोती, ना बाल बनाती, ना ही सीमा को खाने पीने का होश था। बस वो चुपचाप घंटों मूर्ति के सामने बैठी रहती। फिर एक दिन मैंने जबरदस्ती सीमा को बाल वगैरह बनाने पर मजबूर किया तो सीमा ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने के सामने अपने बाल बनाने लगी। मैं बाहर बैठा था। मुझे सीमा के चीखने की आवाज आई। मैं दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि सीमा ड्रेसिंग टेबल के सामने अपना मुंह छुपाए खड़ी है और रो रही है। उसका पूरा बदन लरज रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने प्यार से सीमा के बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा। वो मेरा चेहरा बिगड़ गया है।
सीमा ने बेरब्त अल्फाज में बयान किया। तुम्हारा चेहरा? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। फिर मैंने प्यार से उसके चेहरे पर से उसके हाथ हटाए और उसका चेहरा देखने लगा। सीमा का चेहरा पहले की तरह खूबसूरत था। मेरे होंठों पर हंसी बिखर गई। लो जानू, अपना चेहरा खुद देख लो। मैंने सीमा का रुख आईने की जानिब फेरा। नहीं नहीं। सीमा ने अपनी नजरें झुका लीं। मैंने प्यार से उसकी थोड़ी पर अपनी उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर किया तो सीमा ने डरते डरते अपनी नजरें ऊपर की और जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ी तो वह आंखें फाड़कर आईने को देखने लगी। ये मेरा चेहरा अब तो बिल्कुल ठीक है, मगर उस वक्त मेरी बजाय आईने में कोई और नजर आ रहा था। सीमा बेयकीनी के लहजे में कहने लगी। कौन नजर आ रहा था? मैंने मुस्कुराकर पूछा। वो कोई भूत था। सीमा बोली। तुम बहुत थक गई हो और शायद टेंशन में भी हो। चलो कुछ देर आराम करते हैं, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने प्यार से सीमा से कहा और उसे कंधे से पकड़कर बेड की जानिब ले जाने लगा। जफर, मेरा यकीन करो, मैंने खुद देखा कि मेरी जगह वो कोई भूत खड़ा था। सीमा फिर बोली। कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर थकन की वजह से हो जाता है। तुम ये सुकून की टैबलेट ले लो और कुछ देर सो जाओ। उठोगी तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल सही होगी। मैंने सीमा को बेड पर बिठाया और बेड की साइड की दराज से सुकून बख्श टैबलेट निकाली और पानी के गिलास के साथ सीमा के हाथ में दी। सीमा ने वो टैबलेट पानी के साथ निगल ली। टैबलेट खाकर सीमा को नींद आ गई और वो सो गई। इस दिन के बाद सीमा को वो भूत अक्सर नजर आने लगा। सीमा आईना देखने से डरने लगी। सीमा की हालत दीवानों की सी हो गई। उसे नींद भी नहीं आती थी। वो पहरों जागती रहती। नींद की गोलियां भी उस पर बेअसर थीं। मैंने कई डॉक्टर्स को सीमा को दिखाया, मगर कोई भी सीमा की बीमारी नहीं समझ सका। सीमा की हालत की वजह से मैं बहुत परेशान हो गया। लिहाजा मैं सोचने लगा कि मैं सीमा को लेकर वापस लाहौर लौट जाऊं। फिर एक शाम जब मैं दफ्तर से वापस घर आया तो मैंने देखा कि सीमा नहा धोकर तैयार खड़ी है। उसने मेरा पसंदीदा लिबास पहना हुआ है। बहुत दिन बाद उसने मुझे वालेहाना अंदाज में खुशामदीद कहा। मैं सीमा का ये अंदाज देखकर बहुत खुश हुआ कि सीमा की तबीयत ठीक हो गई है। उस दिन हम दोनों काफी दिनों बाद घर से बाहर निकले। रात का खाना हम दोनों ने बाहर खाया और हंजा की सैर करने के बाद हम दोनों रात गए घर वापस पहुंचे। रात को जब मैं और सीमा वापस घर आ रहे थे तो हमारे घर के सामने हमारे पड़ोसी रजालिया अफंदी मिले। वो अपने कुत्ते के साथ टहल रहे थे। हेलो जफर, हेलो सीमा, कैसे हैं आप दोनों? अफंदी ने हम दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। फाइन, आप सुनाइए कैसे हैं? और आज आप रात के वक्त शेरू को टहला रही हैं? मैंने अफंदी को जवाब देकर सवाल भी दाग दिया। शेरू अफंदी के कुत्ते का नाम था। बस खाना खाकर टहलने निकला तो ये भी साथ हो लिया, अफंदी ने जवाब दिया। उस वक्त अचानक शेरू ने भौंकना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से भौंक रहा था और साथ ही अफंदी के हाथ से जंजीर छुड़ाना भी चाह रहा था। शेरू की नजर मुसलसल सीमा पर जमी हुई थी। मैं किसी मुगालते के बगैर कह सकता हूं कि शेरू सीमा पर भौंक रहा था। शेरू के जोर लगाने पर अफंदी के हाथ से जंजीर छूट गई और शेरू जोर जोर से भौंकता हुआ वहां से भाग निकला। शेरू भागते हुए मुड़ मुड़ कर सीमा की जानिब देख रहा था। मैंने पहली बार शेरू की आंखों में खौफ देखा। वो सीमा से डर रहा था। शेरू भागकर अपने कमरे में घुस गया। पता नहीं अचानक शेरू को क्या हो गया, अफंदी बोला और तेज कदमों से अपने घर की जानिब चल दिया। ना जाने शेरू को क्या हो गया। अफंदी के जाने के बाद मैंने सीमा से कहा, पागल हो गया है, इसे तो गोली मार देनी चाहिए। सीमा का लहजा काफी जारहाना था। मैंने हैरान होकर सीमा को देखा, क्योंकि सीमा जानवर से काफी मोहब्बत करती थी। लाहौर में भी उसने एक कुत्ता पाला हुआ था। लिहाजा सीमा का इस तरह शेरू को गोली मार देने का कहना मेरे लिए काफी हैरत का बायस था। अगले दिन अल्लाह सुबह उठकर मैं जॉगिंग के लिए घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि अफंदी के घर के सामने रश लगा हुआ है। मैं जॉगिंग के अंदाज में दौड़ता हुआ अफंदी के घर के सामने पहुंचा और लोगों की भीड़ में रास्ता बनाकर आगे बढ़ा और अफंदी के घर के करीब पहुंचा तो धक से रह गया। अफंदी के घर के दरवाजे पर शेरू की लाश पड़ी थी। शेरू की लाश उधड़ी हुई थी। किसी ने उसकी गर्दन दबोचकर उसका पेट फाड़कर उसे मारा था। लगता है रात को शेरू की मुठभेड़ किसी दरिंदे से हो गई, शायद किसी चीते या रीछ वगैरह से, क्योंकि ये किसी दरिंदे का ही काम लगता है। मजमा में से एक आदमी बोला तो अफंदी अफसुर्दगी से सर हिलाने लगा। मैंने भी दुख और सदमे से अफंदी के कंधे पर हाथ रखा और करीब जाकर शेरू की लाश देखने लगा। शेरू की गर्दन बुरी तरह उधड़ी हुई थी और उसका पेट भी फट गया था। लगता था किसी जानवर ने अपने मजबूत दांतों से शेरू को उधेड़ कर रख दिया। मैं अफंदी से अफसोस का इजहार करके वापस घर आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि सीमा उठ चुकी है। मूर्ति के सामने बेहिस्सो हरकत बैठी है। मैंने सीमा को हाय कहा, मगर सीमा ने मुझे कोई जवाब ना दिया और चुपचाप बैठी मूर्ति को घूरती रही। मैं सीमा के करीब पहुंचा तो सीमा का चेहरा देखकर हैरान रह गया। सीमा के चेहरे और गर्दन पर खराशों के वाज़े निशान थे। सीमा,
तुम्हारे चेहरे पर खराशें कैसी हैं? मैंने सीमा को कंधे से पकड़कर झिंझोड़ते हुए पूछा। क्या? सीमा ऐसे चौंकी जैसे गहरी नींद से जागी हो। ये तुम्हारे चेहरे पर खराशें कैसी हैं? मैंने दोबारा पूछा। कहाँ? सीमा अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछने लगी। तो मैंने छोटा आईना उठाया और उसमें सीमा को उसका चेहरा दिखाने लगा। पता नहीं ये खराशें कहाँ से आईं। सीमा ने लापरवाही से जवाब दिया और दोबारा मूर्ति को घूरने लगी। मैं परेशानी के आलम में बेडरूम में आया तो मुझे मसैरी के नीचे एक थैली नजर आई। मुझे हैरत हुई कि मसैरी के नीचे ये कैसी थैली रखी है। मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो थैली मसैरी के नीचे से निकाली और थैली खोलकर देखने लगा। थैली को खोलकर जैसे ही मैंने थैली के अंदर हाथ डालकर थैली में रखी चीज बाहर निकाली तो मुझे जोर का झटका लगा और मैं दुख और सदमे से थैली में से निकली चीज को देखने लगा। थैली में सीमा का नाइट सूट निकला जो जगह जगह से फटा हुआ था। उस नाइट सूट पर ताज़ा ताज़ा खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे और साथ ही उस सूट पर खून के साथ शेरू के जिस्म के बाल भी जा बजा चिपके हुए थे। सीमा ने शेरू को? मैंने दुख के मारे अपना सर पकड़ लिया। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर रोऊं, मगर मैंने जब्त का दामन थामे रखा और नाइट सूट दोबारा थैली में डालकर थैली का मुंह बंद किया और उसे पहले वाली पोजीशन में मसैरी के नीचे रख दिया। नहा धोकर जब मैं बेडरूम से बाहर निकला तो सीमा की हालत भी संभल चुकी थी। वह बड़ी लगावट से मुझसे मिली। नाश्ते में मेज पर भी वो बड़ी लगावट का इजहार कर रही थी। जफर इतना कहकर खामोश हो गया। ये एक कुत्ते वाली बात कब की है? जफर के खामोश होने पर मैंने पूछा। 2 दिन पहले की, जफर ने जवाब दिया। फिर तुमने क्या किया? मैंने दोबारा सवाल किया। मैंने सीमा पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे शेरू की मौत का राज मालूम हो गया है। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर ऑफिस चला गया, मगर ऑफिस में मेरा दिल नहीं लगा। उसी दिन मुझे अपने बॉस से हुक्म मिला कि जो माल हमारी कंपनी ने लाहौर से मंगवाया था वो अभी तक नहीं पहुंचा है, तो मैं लाहौर चला जाऊं और मालूम करूं कि माल हंजा ना पहुंचने की क्या वजह है। बॉस की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और मुझे यकीन था कि सीमा भी मेरी बात सुनकर बहुत खुश होगी, मगर मैं ऑफिस से फौरन निकल पड़ा और घर पहुंचा। सीमा मुझे जल्दी घर आता देखकर हैरान रह गई। खैरियत तो है? आज आप जल्दी घर आ गए? सीमा मेरे हाथ से ब्रीफकेस लेते हुए पूछने लगी। खुशखबरी है बहुत बड़ी, मैंने टाई की नोट ढीली करते हुए कहा। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी? सीमा ने पूछा। कल हम लाहौर जा रही हैं। मैंने सीमा को खुशखबरी सुनाई। सर, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो समझ रहा था कि सीमा बहुत खुश होगी, मगर उसका रिएक्शन इंतहाई शदीद था। उसने हंजा छोड़ने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि जब मैंने असरार किया तो वो हज़ियानी अंदाज में चीखने लगी और घर की चीजें मेरे ऊपर फेंकने लगी। बड़ी मुश्किल से सीमा को काबू किया। सीमा की बस एक ही रट थी, वो हंजा वैली से बाहर नहीं जाएगी। जफर एक बार फिर खामोश हो गया। जफर की बात सुनकर मेरे माथे की शिकनों में इजाफा हो गया। और सर, कल मेरे ससुर का फोन आया। उन्होंने जो बात मुझे बताई उसने मुझे काफी परेशान कर दिया। जफर बोला। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि सीमा ने उन्हें फोन करके हंजा आने की दावत दी। जब उन्होंने हंजा आने से इनकार किया तो पहले तो सीमा ने खुशामद की, मगर फिर सीमा ने धमकी दी कि अगर उसके सारे घर वाले हंजा नहीं आए तो वो खुदकुशी कर लेगी। ना सिर्फ अपने माँ बाप और भाई को, बल्कि सीमा ने अपनी बड़ी बहन जो कि अमेरिका में रहती है उसे भी फोन करके फोर्स किया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों के साथ हंजा आए। जफर अपना माथा रगड़ते हुए बोला। हैरत अंगेज, सीमा अपने पूरे खानदान को हंजा वैली में जमा कर रही है। मैं सोचते हुए बुड़बुड़ाया। ये बात मेरे लिए भी काफी हैरत की बाइस है। जफर बोला। तुम्हारे ससुर वगैरह हंजा वैली आने का इरादा रखते हैं? मैंने जफर से पूछा। सर, मेरे ससुर ने मुझे अब ये राज बताया है कि उनके वालिद यानी सीमा के दादा ने सबको सख्ती के साथ हंजा जाने से मना किया था, लिहाजा उनका कोई इरादा नहीं है हंजा आने का। जफर बोला। क्यों? सीमा के दादा ने अपने खानदान को हंजा आने से क्यों मना किया था? क्या कोई मसला या खानदानी दुश्मनी? मैंने फिर पूछा। कुछ मालूम नहीं। सीमा के दादा की तो पैदाइश हंजा की थी, मगर फिर भी वो कभी खुद भी हंजा नहीं आए और ना ही उन्होंने अपने किसी बच्चे को हंजा आने दिया। जफर बोला। अब सीमा के दादा कहाँ हैं? मैंने पूछा। पिछले साल सीमा के दादा का इंतकाल हो गया। जफर बोला तो मैं ठंडी सांस भरकर रह गया। इसका मतलब है सीमा के दादा के साथ ही वो राज भी दफन हो गया। मैं बोला तो जफर इस बात में सर हिलाने लगा। ठीक है, तुम्हारे घर चलते हैं, वहां चलकर देखते हैं सीमा के साथ क्या मसला है। मैं अपनी जगह से उठा और अपना मखसूस बैग उठाया और उसे खोलकर चेक करने लगा कि तमाम चीजें बैग में रखी हैं या नहीं। बैग चेक करने के बाद मैं जफर के पास आया तो जफर भी सोफे से उठकर खड़ा हो गया। फिर मैं और जफर की कार में बैठकर उसके घर की जानिब रवाना हुए। 10 मिनट की ड्राइव के बाद जफर ने सफेद मार्बल के बने मखसूस हंजा स्टाइल के एक खूबसूरत बंगले के सामने कार रोकी तो मैं अपनी जानिब का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया।
मैंने बंगले पर एक तायराना नजर डाली। बंगला काफी खूबसूरत और जदीद तर्ज का था। सफेद मार्बल सूरज की सुरख किरणों में चमक रहे थे। जफर भी कार से नीचे उतरा और उसने आगे बढ़कर बंगले का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। जफर के पीछे मैं भी बंगले में दाखिल हुआ। बंगले के अंदर दाखिल होकर मैंने देखा एक वसी लॉन है जिसमें बहुत खूबसूरत फूलदार पौधे लगे हैं। हरी हरी घास किसी मखमल की तरह फर्श पर बिछी हुई मालूम हो रही थी। मैं तारीफी निगाहों से लॉन को देखने लगा। लॉन तो बहुत खूबसूरत बनाया है। बिलाखिर दिल की बात मेरी जुबान पर आ ही गई। ये सब सीमा का कारनामा है। मगर जब से वो मनहूस मूर्ति मिली है सीमा सब कुछ भूल गई। बस दिन रात मूर्ति के सामने बैठी रहती है, उसे अपना होश तक नहीं। जफर ये कहते हुए घर के अंदरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मैं भी जफर के साथ अंदरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ा। अचानक मैं ठिठक कर रुक गया। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार करने लगी। मैंने जफर को एक नज़र देखा जो अंदरूनी दरवाज़ा खोल रहा था। फिर मैंने मकान की जानिब नज़र उठाई। मुझे उस मकान में शैतानी कुव्वतों का एहसास हो रहा था। मैंने एहतियात के साथ कदम उठाए और जफर के पीछे चल दिया। जफर अंदरूनी दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। घर के अंदर दाखिल होते ही जफर के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। जफर की चीख सुनकर मैं जल्दी से घर के अंदरूनी दरवाजे से गुजरकर घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं जहां दाखिल हुआ था वो एक बड़ा सा हॉल था। पहले शायद वो खूबसूरती से सजा होगा, मगर अब हर चीज बेतरतीब पड़ी थी। दीवारों से तस्वीर उतरकर फर्श पर बेतरतीब पड़ी थी। सोफे भी उल्टे पड़े थे। शीशे के शोपीस फर्श पर किरचियों की सूरत में बिखरे पड़े थे। सीमा, सीमा, जफर बेताबी के साथ चीखता हुआ घर के अंदर की जानिब दौड़ा। मैं उसके पीछे तेज कदमों से चलने लगा। साहब, हॉल के एक कोने से आवाज उभरी तो मैंने देखा कि एक औरत जो हुलिये से मासी लग रही थी जफर की जानिब लपक कर आई। जरीना मासी, सीमा कहाँ है? जफर ने बेताबी से जरीना से पूछा। साहब, ये सब बीबी जी ने किया है। जरीना फूली हुई सांसों के साथ बोली। सीमा कहाँ है? जफर ने दोबारा अपना सवाल दोहराया। वो बीबी जी ऊपर छत पर, जरीना जल्दी जल्दी बोली। जरीना के मुंह से इतना सुनकर जफर फुर्ती के साथ जीने की तरफ लपका और एक साथ 3-3, 4-4 सीढ़ियां फलांगते हुए ऊपर की जानिब दौड़ा। जफर के पीछे मैं भी जीने की जानिब लपका और ऊपर की सिमत चल दिया। जफर ने ऊपर पहुंचकर छत का दरवाजा लात मारकर खोला और ऊपर छत पर पहुंच गया। मैं भी जफर के पीछे पीछे था। मुझे एक बार फिर जफर की चीख सुनाई दी तो मैं तेजी के साथ छत पर पहुंचा। छत पर पहुंचकर जो मंजर मैंने देखा वो मुझे शशदर करने के लिए काफी था। मैंने छत पर पहुंचकर देखा कि एक 24-25 साल की लड़की छत पर बनी बाउंड्री वाल की पतली सी दीवार पर इस तरह चल रही है जैसे पार्क की नरम नरम घास पर चहलकदमी कर रही हो। सर, ये मेरी वाइफ सीमा है। मुझे देखकर जफर ने कहा तो मैंने सर हिला दिया। जफर सीमा को आवाज देना चाहता था, मगर मैंने जफर का बाजू पकड़कर उसे रोक दिया। सीमा को तेज आवाज मत देना, बल्कि प्यार से उसे दीवार से नीचे उतारो। मैंने जफर के कान में सरगोशी की तो वो मेरी बात सुनकर सर हिलाने लगा। सीमा, सीमा डार्लिंग, यहाँ आओ मेरे पास। जफर ने अपने आप पर काबू पाते हुए बड़े प्यार से सीमा को पुकारा। जफर की आवाज सुनकर सीमा ने जफर की जानिब देखा। उफ! सीमा की आंखों से जफर को देखते ही शोले निकलने लगे। वो कोहर आलूद निगाहों से जफर को घूर रही थी। मैं बगौर सीमा की आंखों को देख रहा था। सीमा की आंखों से बेशक शोले निकल रहे थे, मगर उसकी आंखें बेनूर सी थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई सोया हुआ इंसान हो। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि उस वक्त सीमा किसी शैतानी ताकत के जेर असर है। सीमा जफर की जानिब देखते हुए दीवार पर से छलांग मारकर उतरी। किसी हामला औरत का 4 फुट की दीवार पर से इस तरह छलांग मारकर उतरना काफी खतरनाक हो सकता था, मगर सीमा बाहिफाजत नीचे उतरी और धीरे धीरे चलती हुई जफर की जानिब आई। वह मुसलसल जफर को अपनी शोले बरसाती निगाहों से घूर रही थी। सीमा धीरे धीरे जफर के करीब पहुंची। जफर ने अपने दोनों हाथ फैलाकर सीमा को अपनी बाहों में लेना चाहा, मगर सीमा ने अचानक अपने दोनों हाथ आगे किए और जफर की गर्दन को अपने हाथ में दबोच लिया और जफर को जमीन से ऊपर कर दिया। जफर के पैर हवा में लहरा रहे थे। वो बुरी तरह तड़प रहा था। सीमा उसकी गर्दन मुसलसल दबा रही थी। जफर की सांसें रुकने लगी। उसकी आंखें अपने हलकों से बाहर निकलने लगी। वो फंसी आवाज में सीमा को पुकार रहा था, मगर सीमा मुसलसल जफर की गर्दन दबाए जा रही थी। उसके होंठों पर बड़ी शैतानी किस्म की मुस्कुराहट थी। सूरत हाल काफी तशवीशनाक थी। अगर मैं दखल नहीं देता तो सीमा जफर को गर्दन दबाकर मार देती। मैंने जल्दी से अपना बैग खोला और उसमें से दमके हुए पानी की बोतल निकाली और कुरानी आयात पढ़ते हुए उस पानी का छींटा सीमा के मुंह पर मारा। जैसे ही पानी सीमा के मुंह पर पड़ा, सीमा के मुंह से एक मर्दाना चीख निकली।
और उसके हाथ से जफर की गर्दन छूट गई। जफर धड़ाम से पक्के फर्श पर गिर पड़ा, फिर जल्दी से उठा और मेरे करीब आकर अपनी गर्दन मसलते हुए सीमा को देखने लगा। सीमा अब मुझे घूर रही थी, उसकी आंखों में बिजलियां कौंध रही थीं। मगर सीमा के अंदर जो कोई भी था उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी जाने पड़ता। मैं 2 कदम सीमा की जाने बढ़ा और फिर कुरानी आयात पढ़ते हुए पानी अपने चुल्लू में लिया और सीमा के मुंह पर एक बार फिर पानी का छींटा मारा तो सीमा जोर जोर से चीखने लगी। उसके मुंह से भारी सी मर्दाना आवाज निकल रही थी, कौन हो तुम, बोलो कौन हो तुम। मैंने अपने बुजुर्गों का अता करदा नक्श सीमा के चेहरे के सामने किया तो सीमा की आंखें बंद होने लगीं। बोलो कौन हो तुम। मैं मजीद सीमा के करीब हुआ। राजेश, राजेश ओदा। सीमा के मुंह से एक मर्दाना आवाज निकली और फिर सीमा धड़ाम से छत के पक्के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ी। ये क्या था? ये किसकी आवाज थी? जफर सीमा के मुंह से एक अनजानी मर्दाना आवाज सुनकर बौखला गया, सीमा को संभालो। मैंने जफर से कहा तो जफर जल्दी से सीमा के पास फर्श पर बैठ गया और सीमा का सर अपनी गोद में रखकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, मगर सीमा होश में ना आई। सीमा को उठाकर कमरे में ले चलो, मैंने जफर से कहा तो जफर सीमा को अपनी बाहों में उठाकर छत से नीचे की जानिब उतरने लगा। जफर सीमा को उठाकर अपने बेडरूम में ले गया और उसे बेड पर लिटा दिया। ये राजेश कौन है? सीमा को बेड पर लिटाकर जफर ने मुझसे पूछा। ये बात तो मैं तुमसे पूछने वाला था कि ये राजेश कौन है। मैंने जफर से कहा, मैं नहीं जानता, मैंने इससे पहले ये नाम कभी नहीं सुना। जफर नफी में सर हिलाते हुए कहने लगा, राजेश को बाद में देखेंगे, पहले डॉक्टर को फोन करो। मैंने जफर की तवज्जो सीमा की जानिब दिलाई तो जफर अपना सेलफोन निकालकर डॉक्टर को फोन करने लगा। मैंने भी अपना सेलफोन निकाला और जफर के बेडरूम से बाहर आकर नियाज अली का नंबर मिलाने लगा। मैं नियाज अली से राजेश के मुतल्लिक मालूम करना चाहता था। मेरा ख्याल था शायद नियाज अली को राजेश ओदा के बारे में जानकारी हो। पहली ही बेल पर नियाज अली ने फोन उठा लिया। हेलो साफ, कैसे हो? जफर की वाइफ के केस का क्या बना? नियाज अली फोन उठाते ही शुरू हो गई। सर, इसीलिए आपको फोन किया है, आपसे एक बात पूछनी थी। मैंने अदब से नियाज अली से इजाजत चाही। हाँ पूछो। सर, आप राजेश ओदा नाम के किसी शख्स से वाकिफ हैं? मैंने नियाज अली से राजेश ओदा के मुतल्लिक पूछा। राजेश ओदा? नियाज अली बुड़बुड़ाने लगे। नहीं, मैं किसी राजेश ओदा नाम के शख्स से वाकिफ नहीं हूं। क्यों? तुम राजेश के मुतल्लिक क्यों जानना चाहते हो? नियाज अली ने सवाल दाग दिया। सर, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। आप प्लीज अपने जानने वालों से मालूम करके मुझे बताइए कि आपके हल्का अहबाब में कोई राजेश ओदा के मुतल्लिक कुछ जानता है। मैंने जवाबन कहा, ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। जैसे ही मुझे कुछ पता चला मैं तुम्हें बताता हूँ। नियाज अली ने मुझे जवाब दिया तो मैंने खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। फोन बंद करके मैंने देखा जफर भी अपने बेडरूम से बाहर आ गया था और मेरी फोन पर बात खत्म करने का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर आ रहा है। मैंने जफर की बात सुनकर अपना सर हिलाया और जीने की जाने बढ़ गया। जीने से नीचे उतरकर मैंने देखा कि जरीना मासी ने हॉल में बिखरी हुई चीजों को तरतीब से रख दिया है और हॉल को काफी हद तक साफ भी कर दिया है। मैं छोटे छोटे कदम उठाता हुआ डाइनिंग टेबल की जाने बढ़ा और डाइनिंग टेबल के गिर्द रखी कुर्सियों में से एक कुर्सी निकालकर उस पर बैठ गया। साहब, आपके लिए चाय बनाऊं? जरीना मासी ने मुझे डाइनिंग टेबल के पास बैठे देखा तो बोली, हाँ बना दो। मैंने जवाब दिया। मैं सीमा के मुतल्लिक सोच रहा था और ये राजेश कौन है और उसने सीमा पर क्यों कब्जा किया है और वो जफर को क्यों मारना चाहता था। मैं फिक्रमंदी से मकान के चारों तरफ देख रहा था। इस मकान में कोई बड़ी शैतानी कुव्वत के होने का एहसास मेरी छठी हिस्स मुझे दिला रही थी। मैं खामोशी से बैठा माहौल का जायजा ले रहा था, साथ ही मौजूदा सूरत हाल के मुतल्लिक सोच रहा था कि एक शख्स हाथ में डॉक्टर्स का मखसूस बैग उठाए अंदर दाखिल हुआ। मुझे हॉल में अकेला बैठा देखा तो थोड़ा झिझक गया। मैं डॉक्टर तकरीम अली। जफर ने मुझे फोन किया था कि उसकी वाइफ सीमा की तबीयत खराब है। जी हाँ, सीमा की तबीयत खराब है। जफर और सीमा बेडरूम में हैं। मैंने डॉक्टर तकरीम से कहा तो वो अपना बैग संभालते हुए जीने की जाने बढ़ गया। शायद डॉक्टर तकरीम जफर का फैमिली डॉक्टर है, इसीलिए उसे जफर के बेडरूम का रास्ता मालूम है। कुछ ही देर बाद डॉक्टर तकरीम और जफर वापस हॉल में आए। सीमा का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है। ऐसी हालत में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना खतरनाक हो सकता है। हॉल में आने के बाद डॉक्टर तकरीम अली ने जफर से कहा तो जफर फिक्रमंदी से सर हिलाने लगा। मैंने सीमा को दवा दे दी है, 4-5 घंटे वो पुरसुकून सोती रहेगी। आप ये मजीद दवाएं मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिए। कुछ देर बाद डॉक्टर तकरीम ने दोबारा जफर से कहा और फिर अपना लेटर पैड निकालकर उस पर दवाएं लिखने लगा। दवाएं लिखने के बाद डॉक्टर तकरीम ने वो पर्चा जफर के हवाले किया और अपना बैग उठाकर सलाम करते हुए बाहर की जानिब चल दिया।
जफर भी उन्हें छोड़ने की गर्ज से उनके साथ बाहर की जानिब चला गया। थोड़ी देर बाद जफर वापस आया। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी की गहरी लकीरें थी। वो भी डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। हम दोनों के दरमियान तवील खामोशी रही। डॉक्टर क्या कह रहा था? बिल आखिर खामोशी का तवील दौरानिया मैंने तोड़ा। डॉक्टर कह रहा है कि सीमा का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है, जो खतरनाक बात है, जफर ने जवाब दिया। मैं किसी गहरी सोच में डूब गया। सर, ये राजेश ओदा कौन है? जफर ने मुझसे पूछा। मैंने सर नियाज अली को भी फोन किया था, मगर उन्हें भी कुछ नहीं मालूम। मैंने उनसे कह दिया है कि वो अपने हल्का अहबाब में मालूम करें, शायद किसी को राजेश ओदा के बारे में मालूम हो। मैंने जफर को जवाब दिया। साहब, आपने क्या कहा? क्या नाम लिया? मासी जरीना जो मेज पर चाय रख रही थी, मेरे मुंह से राजेश ओदा का नाम सुनकर घबरा गई। उसका चेहरा स्याह पड़ने लगा। खौफ के मारे उसके हाथ से चाय छलक कर मेज पर गिर पड़ी। मासी जरीना ध्यान से अभी चाय सरोसाफ के कपड़ों पर गिर जाती, मगर जरीना ने जफर की बात ही नहीं सुनी। बस वो खौफजदा नजरों से मुझे देख रही थी। आपने क्या नाम लिया साहब? राजेश ओदा। क्या तुम राजेश ओदा को जानती हो? मासी जरीना ने मेरे सवाल का जवाब असबात में सारी ला कर दिया तो मैं कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। कौन है राजेश ओदा, और तुम कैसे जानती हो उसे? मैंने जल्दी से मासी जरीना से पूछा। जफर भी हैरत से मासी जरीना को देख रहा था। ये नाम मैंने अक्सर अपने बड़े दादा से सुना है। बड़े दादा? बड़े दादा मेरे दादा के बड़े भाई हैं, इसलिए हम उन्हें बड़े दादा कहते हैं। मासी जरीना ने अजीब रिश्ते के मुतल्लिक वजाहत की तो मैं सर हिलाने लगा। तुम्हारे बड़े दादा से कहाँ मुलाकात हो सकती है? मैंने मासी जरीना से पूछा। बड़े दादा हमारे साथ ही रहते हैं, मासी जरीना ने जवाब दिया। तुम अपने बड़े दादा से मुझे मिलवा सकती हो? मैंने एक बार फिर पूछा। जी हाँ, मेरे दादा बुढ़ापे की वजह से ज्यादातर घर में ही रहते हैं। आपको उनसे मिलना है तो मेरे घर चलना होगा, मासी जरीना ने कहा। ठीक है, तुम अभी मुझे अपने घर ले चलो, मैं इसी वक्त तुम्हारे बड़े दादा से मिलना चाहूंगा, मैंने मासी जरीना से कहा। सर, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जफर भी कुर्सी से खड़ा हो गया। मगर सीमा को इस हालत में अकेले कैसे छोड़ सकती हैं? मैंने फिक्रमंदी से कहा। सर, आप फिक्र न करें, मैं अपने पड़ोसी आफंदी साहब की वाइफ को बुलवा लेता हूँ, वो हमारे आने तक सीमा के पास रहेगी। जफर ने मुझे जवाब दिया और मेरी बात सुने बगैर तेजी से बैरूनी दरवाजे की जाने पड़ गया। तुम यही हंजा की रहने वाली हो? मैंने मासी जरीना से पूछा। हम नस्लों से हंजा वैली में रह रहे हैं, मासी जरीना ने जवाब दिया। उसी वक्त बैरूनी दरवाजे से जफर घर में दाखिल होता नजर आया। उसके साथ एक उधेड़ उम्र की मुकामी औरत थी। उस औरत ने मुझे अदब से सलाम किया तो मैंने भी उसके सलाम का जवाब दिया। सर साफ, ये हमारी पड़ोसन मिसिज आफंदी हैं। जफर ने उस खातून का तारुफ करवाया। सीमा ऊपर बेडरूम में है, डॉक्टर ने उसे सुकून का इंजेक्शन दिया है, वो 4-5 घंटे सोती रहेगी, बस हम लोग अभी वापस आ जाते हैं। जफर मुझे बताकर मिसिज आफंदी से मुखातिब हुआ तो मिसिज आफंदी सारे हिलाते हुए जीने की जाने बढ़ गई। चलिए सर। मिसिज आफंदी के जाने के बाद जफर ने मुझे मुखातिब किया तो मैं और मासी जरीना जफर के पीछे पीछे बैरूनी दरवाजे की जाने बढ़ गए। कुछ ही देर बाद मैं, मासी जरीना जफर की कार में बैठे बड़े दादा से मिलने मासी जरीना के घर की जाने रवां दवां थे। हंजा वैली की टेढ़ी मेढ़ी पुरखतर सड़कों पर 10 मिनट के सफर के बाद कार एक मुजाफाती आबादी में पहुंच गई। मासी जरीना की निशानदेही पर जफर ने कार पुराने से मकान के सामने रोक दी। कार रुकते ही जरीना फुर्ती के साथ कार से नीचे उतरी और खस्ताहाल मकान के दरवाजे के पास पहुंची। मैं और जफर भी कार से नीचे उतरे। जरीना ने आगे बढ़कर बंद दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। आइए साहब। जरीना दरवाजा खोलने के बाद बोली और मकान के अंदर दाखिल हो गई। मैं और जफर भी जरीना के पीछे घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए। घर काफी पुराना था मगर मजबूत बना हुआ। मैंने घर के अंदर दाखिल होकर घर के चारों जानिब निगाह दौड़ाई। घर की दीवारों से खस्ता हाली झलक रही थी। अम्मा, ये मेरे साहब लोग हैं, बड़े दादा से मिलने आए हैं। घर के अंदरूनी हिस्से से एक बड़ी उम्र की औरत आई तो जरीना ने उस औरत को मुखातिब करके कहा। उस औरत ने हमें देखते ही अपने सर पर दुपट्टा ठीक किया और हमें सलाम किया। वो औरत मासी जरीना की माँ है। बड़े दादा कहाँ हैं? सलाम के बाद जरीना ने अपनी माँ से पूछा। अपने कमरे में है, जरीना मासी की माँ ने जवाब दिया तो जरीना घर के अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ गई और साथ ही मुझे और जफर को भी अपने साथ चलने का कहा। मैं और जफर भी जरीना के पीछे पीछे घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गए। अंदर एक लंबी राहदारी थी। उस राहदारी के कोने में एक दरवाजा नजर आ रहा था। जरीना तेज कदमों से चलती हुई उस दरवाजे तक पहुंची। मैं और जफर भी जरीना के पीछे उस बंद दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजे के सामने पहुंचकर जरीना ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से एक बूढ़ी आवाज निकली। बड़े दादा, मैं हूं, जरीना। जरीना मासी ने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। आ जाओ। जरीना अंदर दाखिल हो गई।
जरीना के पीछे मैं और जफर भी कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में दाखिल होकर मैंने देखा कि ये एक बड़ा सा कमरा है। कमरे के वस्त में एक पुराना पलंग बिछा हुआ है, जिस पर एक बूढ़ा आदमी तकिए से टेक लगाए बैठा एक किताब पढ़ रहा है। कमरे में चारों तरफ किताबें रैक में सलीके से रखी हैं। शायद बड़े दादा को मुताले का शौक है। मैंने कमरे में रखी किताबें देखकर सोचा, बड़े दादा ये मेरे साहब लोग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। कमरे में दाखिल होने के बाद जरीना ने बड़े दादा से हमारा तारुफ कराया। मैंने और जफर ने बड़े दादा को सलाम किया तो बड़े दादा हमारे सलाम का जवाब देने के बाद पलंग से उठने लगे। आप आराम से बैठे रहिए। मैं बड़े दादा के पलंग के पास होता हुआ बोला और बड़े दादा से हाथ मिलाया। बड़े दादा, ये आपसे राज, जरीना ने कहना चाहा मगर मैंने उसकी बात काट दी। जरीना, इस बारे में बात करने के पहले बड़े दादा की खैर खैरियत तो पूछ लें। मैंने जल्दी से जरीना की बात काटी। दरअसल मैं पहले बड़े दादा से थोड़ी दोस्ती पैदा करना चाह रहा था। जरीना भी मेरा मकसद समझ गई, लिहाजा वो खामोश हो गई और कमरे से बाहर चली गई ताकि हम तन्हाई में बड़े दादा से गुफ्तगू कर सकें। मैं बड़े दादा से बात करने लगा, उनकी तबीयत के मुतल्लिक पूछा और उनके मशागिल के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। बड़े दादा हंजा वैली में पोस्ट मास्टर थे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर गुजारा कर रहे थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। वो अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा किताबों की खरीदारी पर खर्च करते। काफ़ी देर तक मैं बड़े दादा से बात करता रहा। हमारे दरमियान काफ़ी बेतकल्लुफी हो गई। जफर खामोशी से बैठा हमारी बात सुन रहा था, कभी कभी बीच में लुकमा दे देता। तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे? काफ़ी देर बाद बड़े दादा ने मुझसे पूछा, बड़े दादा, आप राजेश ओदा के मुतल्लिक क्या जानते हैं? मैंने अपनी आवाज़ को काफ़ी पुरस्कार बनाते हुए बड़े दादा से पूछा, क्या नाम लिया तुमने? बड़े दादा मेरे मुंह से राजेश ओदा का नाम सुनकर जैसे उछल पड़े। राजेश ओदा? मैंने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया। तो तुम राजेश ओदा को कैसे जानते हो? बड़े दादा ने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय खुद सवाल किया। राजेश ओदा का नाम सुनकर बड़े दादा के चेहरे पर खौफ के आसार पैदा हो गई। वो फटी फटी आंखों से मुझे घूरने लगे। आप बताइए, आप राजेश ओदा के बारे में क्या जानते हैं? मैंने बड़े दादा का सवाल नजरअंदाज करते हुए अपना सवाल दोबारा किया। नहीं, पहले तुम बताओ, तुम राजेश ओदा का नाम कैसे जानते हो? बड़े दादा बोले तो मैंने एक ठंडी सांस भरी और फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। थोड़ी देर खामोश रहकर मैंने बड़े दादा को सीमा की हालत के मुतालिक बताया और यह भी बताया कि सीमा के मुंह से बेहोश होते हुए राजेश ओदा का नाम निकला था। ओह मेरे खुदा, इसका मतलब है कि वो वापस आ गया अपना इंतकाम लेने के लिए। वो दोबारा इस दुनिया में वापस आ गया। बड़े दादा मेरी बात सुनकर बुड़बुड़ाने लगे। कौन था राजेश ओदा? बड़े दादा बताइए, कौन था राजेश ओदा? मैंने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। शैतान था वो, बहुत बड़ा शैतान। काली माता का भगत था, काली माता का पुजारी। बड़े दादा बदस्तूर ट्रांस की हालत में बुड़बुड़ा रहे थे। बड़े दादा प्लीज मुझे बताइए, राजेश ओदा कौन था, क्या था? मैंने साइड टेबल पर रखे जग से पानी गिलास में भरा और बड़े दादा को देते हुए कहा। बड़े दादा ने मेरे हाथ से पानी का गिलास लिया और एक ही सांस में पूरे गिलास का पानी पी लिया। पानी पीकर बड़े दादा ने गिलास मसहरी की साइड में रखा और अपने होंठों को साफ करते हुए कमरे की छत को घूरने लगे। शायद वो राजेश ओदा के मुतल्लिक याद करने की कोशिश कर रहे थे। ये हिंदुस्तान की तकसीम से पहले की बात है, अभी पाकिस्तान नहीं बना था। हंजा वैली की मशरिकी सिमत काफ़ी हिंदू घराने आबाद थे। वो हिंदू घराने अमनो आश्ती के साथ अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनकी अपनी पंचायत थी, वो अपने फैसले करने में आज़ाद थे। हिंदू मत में ज़ात पात की तकसीम बहुत गहरी है। ब्राह्मण उनकी सबसे ऊंची ज़ात है, उसके बाद क्षत्रिय और वैश्य की ज़ातें हैं, जबकि हिंदू मत में सबसे निचली ज़ात शूद्र की है। शूद्र लोगों को हिंदू मत में अछूत समझा जाता है। अगर किसी शूद्र का साया भी किसी ब्राह्मण पर पड़ जाए तो ब्राह्मण को गंगा के पानी से नहाकर पाक होना पड़ता है। शूद्र को किसी भी हिंदू के बराबर भी बैठने की इजाजत नहीं। सीधी बात यह है कि हिंदू मत में शूद्र को इंसान ही नहीं समझा जाता। राजेश ओदा का ताल्लुक हिंदुओं की शूद्र जात से था। उसके माता पिता ऊंची जात के हिंदुओं के घरों की गलाजत उठाने का काम करते। राजेश गो के निचली जात का हिंदू था, मगर वो बेहद ज़हीन था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। राजेश स्कूल जाना और पढ़ना चाहता था, मगर उस वक्त सिर्फ ऊंची जात के हिंदुओं के बच्चे ही स्कूल जा सकते थे। किसी निचली जात के हिंदू के बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता था। लिहाजा राजेश स्कूल में दाखिला ना ले सका, जिसका उसे बहुत मलाल था। राजेश बचपन ही से सारा दिन काली माता के मंदिर में बैठा रहता और वहां बैठा मुख्तलिफ जाप करता रहता। लोग कहते हैं कि राजेश ने काला जादू सीख रखा था और वो काले जादू का माहिर था। राजेश का ताल्लुक गांव के दीगर लोगों से बराए नाम था। वो महीनों अपने घर भी नहीं जाता था, बस काली माता के चरणों में पड़ा रहता। बड़े दादा यहां तक कहकर खामोश हो गई और मेरे चेहरे की जानिब देखने लगे।
मेरे चेहरे पर फिक्र की गहरी शिकनें थीं। मैं गौर से बड़े दादा की बातें सुन रहा था। बड़े दादा कुछ देर मेरी जानिब देखते रहे, फिर बोले, शकुंतला ब्राह्मण खानदान की लड़की थी। जाने कब शकुंतला और राजेश के दरमियान प्रेम का पौधा खिला और तनावर दरख्त बन गया। वो दोनों दुनिया की नजरों से छुप छुप कर मिलने लगे, मगर कब तक इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, वो दोनों भी पकड़े गए। जिस वक्त हिंदू लड़के उन दोनों को पकड़कर गांव में लाए, मैं भी वहां मौजूद था। ऊंची जात के हिंदू राजेश की इस जुर्रत पर बहुत सीख पा हुए कि उसने एक ऊंची जात की लड़की से प्रेम किया। वो बहुत तैश में थे। फौरन पंचायत बुलाई गई और पंचायत के मुखिया ने शकुंतला और राजेश को मौत की सजा का हुक्म दिया। उन दोनों को काली माता के मंदिर के सामने मैदान में लाया गया। उस वक्त अमावस की रात थी। गांव के लड़कों ने मशालें रोशन करके काली माता के मंदिर के सामने मैदान को रोशन किया हुआ था। मुखिया के हुक्म पर राजेश और शकुंतला को जहर पिलाकर मृत्यु दंड दिया जाने लगा। मुखिया ने खुद आगे बढ़कर राजेश और शकुंतला के मुंह में जहर का प्याला उंडेला। राजेश ने काफी मुजाहमत की, मगर हिंदू लड़कों ने उसका मुंह जबरदस्ती खोला और मुखिया ने राजेश के मुंह में जहर उंडेल दिया। जहर जैसे ही राजेश और शकुंतला के जिस्म के अंदर पहुंचा, दोनों तड़पने लगे। उनके मुंह और नाक से खून बह निकला, मगर इस हालत में भी वो दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते थे। मगर जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते, लड़के उन दोनों की टांगे पकड़कर घसीटकर फिर दोनों को एक दूसरे से दूर कर देते। राजेश और शकुंतला फिर एक दूसरे की जानिब रेंगते हुए बढ़ने लगते और लड़के उन्हें घसीट घसीट कर एक दूसरे से दूर करते रहते। मगर उन दोनों ने हिम्मत न हारी और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच गए और दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। ऊंची जात के हिंदू ये कैसे गवारा कर सकते थे कि एक नीच जात वाला लड़का उनकी लड़की का हाथ पकड़ ले। लिहाजा ऊंची जात के हिंदुओं ने राजेश और शकुंतला के हाथों पर बेदरेग लाठियां बरसाईं, मगर उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। शकुंतला राजेश का हाथ पकड़कर अपने आप को घसीटती हुई राजेश के करीब आई और उसने राजेश के सीने पर सर रखा और आखिरी बार अपनी बंद होती आंखों से राजेश को देखा और राजेश के सीने पर सर रखकर दम तोड़ दिया। शकुंतला के मरते ही राजेश के मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ा हो गया। राजेश का सारा जिस्म उसके अपने खून में नहाया हुआ था। राजेश ने अपने जख्मी हाथ बुलंद किए और जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा। राजेश के मंत्र पढ़ते ही तेज हवाएं चलने लगी, दरख्तों से सूखे पत्ते गिरने लगे, हवाएं तेज से तेज तर होती गईं। ऐसा लगा जैसे आंधी आ गई हो। तमाम लोग घबरा गए। हवा तेज से तेज तर होती जा रही थी। उसी वक्त राजेश ओदा जख्मी शेर की तरह दहाड़ा, मुखिया, जिस तरह तूने मेरी शकुंतला को मृत्यु दंड दिया है, मैं तेरे सारे वंश को मृत्यु दंड दूंगा। याद रखना मुखिया, मैं लौट कर आऊंगा। जय काली माता। राजेश की धमकी सुनकर सब लोग धक से रह गए। राजेश आसमान की जानिब देखकर फिर मंत्र पढ़ने लगा। अचानक आंधी की रफ्तार बहुत तेज हो गई। मैदान में जलती हुई सारी मशालें बुझ गईं। हर तरफ अंधेरा छा गया। उसी वक्त काली माता के मंदिर का दरवाजा एक धमाके से खुला और मंदिर से एक तेज रोशनी निकली। इस रोशनी ने मैदान के वस्त में खड़े राजेश को अपने हिसार में लिया तो राजेश के पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वो रोशनी से हिसार में उड़ते हुए काली माता के मंदिर के अंदर चला गया। राजेश के मंदिर के अंदर जाते ही मंदिर का दरवाजा एक बार फिर आप ही आप बंद हो गया। मंदिर का दरवाजा बंद होते ही आंधी चलना भी बंद हो गई और बुझी हुई तमाम मशालें खुद ब खुद जल उठी। मुझ समेत तमाम लोगों पर यह सब देखकर सख्ता तारी हो गया। हर शख्स डरा सहमा अपनी जगह खड़ा था। आखिरकार कुछ देर बाद चंद बहादुर नौजवान आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़कर काली माता के मंदिर का दरवाजा खोला। मंदिर का दरवाजा खुला तो सब धक से रह गए, क्योंकि मंदिर के अंदर राजेश ओदा मौजूद नहीं था। हालांकि मंदिर में जाने और आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो दरवाजा, मगर दरवाजा तो बंद था। आखिर राजेश कहाँ चला गया? ये बात मजमा में खड़ा हर शख्स सोच रहा था। फिर मुखिया हिम्मत करके मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ चंद और लोग भी मंदिर में दाखिल हुए। मंदिर में दाखिल होकर उन्होंने देखा कि काली माता के चरणों में एक मूर्ति पड़ी है। आधी फुट लंबी वो श्याम मूर्ति काली माता के चरणों में इस तरह पड़ी हुई थी जैसे काली माता के चरणों में माथा टेक रही हो। मुखिया हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसने वो श्याम मूर्ति उठाकर सीधी की तो सब हैरान रह गए, क्योंकि उस श्याम मूर्ति की शक्ल राजेश ओदा से बहुत मिल रही थी। सब लोग डर गए, मगर मुखिया ने हिम्मत दिखाई और लड़कों को लकड़ियां जमा करके आग दहकाने का हुक्म दिया। मिनटों में काली माता के मंदिर के बाहर आग दहकाई गई। मुखिया ने वो मूर्ति आग में डाल दी। आग काफी देर तक जलती रही। जब आग बुझी तो सब हैरान रह गए, क्योंकि आग ने मूर्ति को जलाया नहीं। आग में काफी देर रहने के बावजूद उस मूर्ति का कुछ नहीं बिगड़ा। फिर मुखिया के कहने पर चंद नौजवानों ने मूर्ति पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए
मगर उन पत्थरों की ज़रबों ने भी मूर्ति को कोई गजंद नहीं पहुंचाया। आखिर पंचायत के बड़ों के फैसले पर मूर्ति को दूर जंगल में एक गहरा गड्ढा खोदकर दफन कर दिया गया। इस वाक्य के बाद सब लोग काफी डरे सहमे रहे। हर रात लोगों का ख्याल होता कि राजेश वापस आ जाए, मगर जब काफी अरसे तक कुछ नहीं हुआ तो सब लोग मुतमईन हो गए। और फिर हिंदुस्तान तकसीम हो गया और हंजा के बहुत से हिंदू भारत चले गए। उन जाने वालों में मुखिया भी शामिल था। बड़े दादा एक बार फिर खामोश हो गई। इसका मतलब है वो मूर्ति जो जफर के घर के गार्डन से मिली वो राजेश ओदा की है। मैं बुड़बुड़ाया तो दादा इस बात में सर हिलाने लगे। यानी राजेश ओदा ने अपनी काली शक्तियों से अपनी मौत को टाल दिया और खुद को एक मूर्ति में कैद कर लिया। मैं फिर सोचते हुए बुड़बुड़ाने लगा। हाँ, राजेश ओदा काली शक्तियों का माहिर था। वो काली माता का सबसे बड़ा भगत, सबसे बड़ा पुजारी था। मेरी बात सुनकर बड़े दादा भी बोल उठे, मगर राजेश ने सीमा पर ही क्यों कब्जा किया? जफर जो इतनी देर से हमारी बातें सुन रहा था बोल उठा, ये सोचने की बात है। शायद इसलिए उसने सीमा पर कब्जा किया कि सीमा एक औरत है और अपनी मौजूदा हालत की वजह से कमजोर भी है। मैंने सीमा के हमला होने की जानिब इशारा करते हुए जफर को जवाब दिया। राजेश ने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? जफर ने इस वाक्य को याद करते हुए पूछा। जब सीमा के अंदर मौजूद राजेश ने जफर का गला दबाकर मारना चाहा। कहीं तुम्हारा ताल्लुक मुखिया के घराने से तो नहीं है? मैंने जफर से पूछा। नहीं, हम लोग ईरानी हैं और हमारे आबा व अजदाद बरसों पहले लाहौर आकर आबाद हो गए थे। जफर ने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। मुखिया और उसके खानदान का क्या हुआ? मैंने बड़े दादा से पूछा। मुखिया तो तकसीम के वक्त भारत चला गया था, बड़े दादा ने जवाब दिया। और मुखिया के घर वाले? मैंने फिर सवाल किया। मुखिया की बीवी का देहांत तो राजेश के वाक्य से काफी अरसे पहले हो गया। मुखिया के घर में मुखिया और उसका इकलौता बेटा विक्रम ही रह गया था, बड़े दादा ने बताया। मुखिया का बेटा विक्रम भी क्या भारत चला गया था? मैंने फिर पूछा। राजेश के वाक्य के वक्त विक्रम लाहौर पढ़ने गया हुआ था, वो लाहौर ही में था जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ। कहने वाले कहते हैं कि मुखिया भारत जाते समय अपने बेटे को भी लाहौर से भारत ले गया, मगर बड़े दादा कहते कहते रुक गए। मगर क्या? कुछ लोग कहते हैं कि विक्रम को लाहौर में किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई थी और उसने इस्लाम कबूल करके उस मुसलमान लड़की से शादी कर ली और लाहौर ही में रहने लगा। मगर इस बात की तस्दीक कभी नहीं हो सकी, क्योंकि हंजा से जाने के बाद मुखिया विक्रम कभी हंजा नहीं आए, बड़े दादा ने बताया। अब इस बात की तस्दीक कैसे होगी कि विक्रम लाहौर में रुक गया था या अपने पिता के साथ भारत चला गया था? मैंने सोचते हुए कहा। अब शायद इस बात की तस्दीक ना हो सके। हिंदुस्तान की तकसीम को बेशुमार साल गुजर चुके हैं, जफर ने जवाब दिया तो मैं और बड़े दादा सर हिलाने लगे। बड़े दादा, आपके पास मुखिया या विक्रम की कोई तस्वीर है? कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया तो मैंने बड़े दादा से पूछा। हाँ, एक तस्वीर थी विक्रम की मेरे पास। जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो विक्रम मेरा क्लास फेलो था। उस वक्त हमारे स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। उस टीम में मैं और विक्रम भी शामिल थे। विक्रम हमारा कप्तान था। उस वक्त की एक तस्वीर है मेरे पास, ना जाने कहाँ रखी होगी, ढूंढता हूँ। बड़े दादा ये कहते हुए पलंग से नीचे उतरे और किताबों के रैक के पास पहुंचकर तस्वीर ढूंढने लगे। अभी कुछ दिनों पहले तो मैंने देखी थी वो तस्वीर, ना जाने कहाँ रख दी। बड़े दादा तस्वीर ढूंढने के साथ बुड़बुड़ा भी रहे थे। ओह, ये रही, इस किताब के अंदर रख दी थी। बड़े दादा एक किताब के अंदर से एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को साफ करते हुए हमारे पास आए। ये उस वक्त की तस्वीर है जब मैं और विक्रम 5वीं क्लास में पढ़ते थे और स्कूल की फुटबॉल टीम में भी हम दोनों साथ खेलते थे। बड़े दादा ने तस्वीर मेरी जानिब बढ़ाई तो मैंने हाथ बढ़ाकर तस्वीर बड़े दादा से ले ली और तस्वीर देखने लगा। ये मैं हूँ और ये ट्रॉफी उठाए हुए विक्रम है, मुखिया का बेटा। बड़े दादा ने उंगली रखकर अपनी और विक्रम की तस्वीर की जानिब इशारा किया। मैं बगौर विक्रम को देखने लगा। चौड़ी पेशानी का 10-11 साल का खूबसूरत सादा लड़का काफी ज़हीन मालूम होता था। तस्वीर देखने के बाद मैंने तस्वीर जफर की जानिब बढ़ाई और विक्रम की तस्वीर पर उंगली रखकर जफर को विक्रम का बताया। जफर भी विक्रम की तस्वीर को गौर से देखने लगा। विक्रम की तस्वीर देखते ही जफर की आंखों में हैरत उतर आई। खैरियत जफर, क्या हुआ? मैं जफर की आंखों में हैरत का समुंदर देख रहा था। ये विक्रम है? जफर के मुंह से निकला। हाँ, क्यों, खैरियत तो है ना? मैंने जफर से पूछा। मैंने इसे देखा है, जफर बोला तो मैं हैरत से उसे देखने लगा। अगर आज विक्रम जिंदा होगा तो बड़े दादा की उम्र का होगा, मैंने जफर को जवाब दिया। मगर जफर ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। वो अपना मोबाइल निकालकर उसमें एल्बम का ऑप्शन खोलने लगा। फिर उसने एक तस्वीर मोबाइल की स्क्रीन पर रोशन की और विक्रम की तस्वीर से उस तस्वीर को मिलाने लगा। देखिए, यही विक्रम है, जफर अपना मोबाइल मुझे देता हुआ बोला। मैंने हाथ बढ़ाकर जफर से उसका मोबाइल लिया और दूसरे हाथ से बड़े दादा की दी हुई तस्वीर पकड़ी।
और फिर मोबाइल की स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। मोबाइल की स्क्रीन पर 80-90 साल के एक बूढ़े की तस्वीर थी। मैंने दूसरी नजर बड़े दादा की दी हुई तस्वीर में से विक्रम पर डाली तो मैं उछल पड़ा। वो बूढ़ा 100% विक्रम ही था। ये तो वाकई विक्रम के बुढ़ापे की तस्वीर है। मैं बोला तो बड़े दादा भी जल्दी से मेरे करीब आए और दोनों तस्वीरों को बगौर देखने लगे। ये विक्रम ही है। ये देखिए, ये विक्रम के बाएं आंख के नीचे चोट का निशान है। ये हमारे साथ खेलते हुए इसे चोट लगी थी। यही निशान इस बूढ़े की बाएं आंख के नीचे भी है। वो काफी मध्यम पड़ गया है मगर साफ नजर आ रहा है। ये 100% विक्रम ही है। बड़े दादा जोश में बोले। ये कौन है? मैंने जफर से पूछा। ये सीमा के दादा हजूर हैं, जिनका पिछले साल इंतकाल हो गया। जफर ने बताया तो मेरे मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। अब सारी कहानी मेरी समझ में आ गई थी। तो इसका मतलब है बड़े दादा कि ये बात बिल्कुल सही है कि विक्रम को लाहौर में किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गई थी और वो इस्लाम कबूल करके लाहौर ही में रुक गया। हाँ, सीमा उसी विक्रम की पोती है। इस तरह सीमा का ताल्लुक मुखिया के घराने से है। बड़े दादा ने भी लुकमा दिया। इसलिए सीमा में मौजूद राजेश सीमा के जरिए उसके सारे खानदान को हंजा वैली आने पर मजबूर कर रहा है। मैंने कहा, लेकिन राजेश ने मुझे क्यों मारने की कोशिश की? जफर ने एक नुक्ता उठाया। राजेश ने तुम्हें इसलिए मारने की कोशिश की कि सीमा के अंदर रहते हुए उसने सीमा की तुमसे मोहब्बत को महसूस कर लिया। जैसे उससे उसकी मोहब्बत छीन ली गई, वो सीमा से भी उसकी मोहब्बत को छीन लेना चाहता है। मैंने जफर की परेशानी को दूर किया तो जफर मेरी बात सुनकर इस बात में सर हिलाने लगा। अब क्या होगा? सीमा को राजेश होद्दा से कैसे छुटकारा दिलाया जाएगा? जफर कुछ देर बाद बोला। बड़े दादा, इस मसले का कोई हल है? मैंने जफर की जानिब इशारा करते हुए बड़े दादा से पूछा। इसका हल पंडित स्वामी नारायण के पास हो सकता है, बड़े दादा ने जवाब दिया। पंडित स्वामी नारायण? मैंने सवालिया लहजे में बड़े दादा से पूछा। अभी भी हंजा में काफी हिंदू आबाद हैं। पंडित स्वामी नारायण उनके मजहबी रहनुमा हैं, बड़े दादा ने बताया। पंडित जी कहाँ मिलेंगे? मैंने फिर पूछा। मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को पंडित स्वामी नारायण के घर। मेरा काफी अच्छा दोस्त है पंडित, बड़े दादा बोले और उठकर अपनी लाठी और टोपी उठाने लगे। जरीना, आप ऐसा करें कि वापस घर सीमा के पास चली जाएं। जफर ने अपने वॉलेट से कुछ रकम निकालकर जरीना को देते हुए कहा। तो जरीना जफर से रकम लेकर सर हिलाने लगी। चलिए पंडित स्वामी नारायण से भी मिल लेते हैं। बड़े दादा अपने सर पर टोपी जमाते हुए बोले तो मैं और जफर बड़े दादा के साथ घर के बैरूनी दरवाजे की जानिब चल पड़े। चंद मिनट की ड्राइव के बाद हम एक ऐसी कॉलोनी में पहुंच गए जहां घर काफी छोटे छोटे और पुरानी तर्ज के बने हुए थे। बड़े दादा की रहनुमाई में जफर कार को एक पुरानी तर्ज की इमारत के सामने ले आया और कार इमारत के सामने रोक दी। ये कदीम मंदिर है और मंदिर के साथ ही पंडित स्वामी नारायण का घर है, बड़े दादा ये कहते हुए कार से उतर गए। उनकी पैरवी में मैं और जफर भी कार से बाहर निकल पड़े। बड़े दादा लाठी टेकते हुए एक पुराने तर्ज के मकान के दरवाजे के पास पहुंचे और अपनी लाठी से दरवाजा खटखटाते हुए जोर से आवाज लगाई, पंडित, ओ पंडित। फौरन ही दरवाजा खुल गया और सफेद धोती कुर्ते में मलबूस, माथे पर तिलक लगाए हुए एक चाको चौबंद बूढ़ा बाहर निकल आया। आखा, आज खान सजावल कैसे गरीब के घर का रास्ता भूल गई? बाहर निकलने वाले शख्स ने बड़े दादा को देखते हुए कहा। मेहमान लेकर आया हूं पंडित, बड़े दादा बाहर आने वाले शख्स से बोले, जो पंडित स्वामी नारायण था। मेहमान? मैं अभी बैठक खोलता हूं। इतना कहकर पंडित स्वामी नारायण दोबारा घर में घुस गया। पंडित मेरा बहुत बेतकल्लुफ दोस्त है। पंडित स्वामी नारायण के जाने के बाद बड़े दादा बोले, आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। आप लोगों का ख्याल कर लिया पंडित ने, वरना वो मेरे आने की खुशी में यही रक्स शुरू कर देता। बड़े दादा बोले, आइए आइए। पंडित स्वामी नारायण अपने घर के बराबर का बना हुआ एक और दरवाजा खोलकर दरवाजे के सामने खड़ा होकर बोला। तो बड़े दादा, मैं और जफर पंडित स्वामी नारायण के करीब पहुंचे। मैंने और जफर ने पंडित से हाथ मिलाया, जबकि बड़े दादा पंडित से लिपट गए। सलाम दुआ के बाद हम सब बैठक में दाखिल हुए। बैठक में दाखिल होकर मैंने देखा कि बैठक में चारपाइयां रखी हुई हैं, जिन पर सफेद चादरें बिछी हुई हैं। दीवारों पर काफी तस्वीरें लगी हुई हैं और उन तस्वीरों पर फूलों के हार पड़े हुए हैं। वो तस्वीरें पंडित स्वामी नारायण के पुरखों की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बैठक के एक कोने में एक मेज रखी हुई थी, जिस पर भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी। भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। उनके सामने अगरबत्ती जल रही थी, जिसकी मध्यम मध्यम महक पूरी बैठक में फैली हुई थी। पंडित स्वामी नारायण के इशारे पर हम तीनों चारपाइयों पर पैर लटकाकर बैठ गए। हाँ सजावल, चाय पिएगा या ठंडा बनवाऊं? हम सबके बैठने के बाद पंडित ने कहा, नहीं नारायण, तकल्लुफ मत करो। ये बच्चे तुम्हारे पास एक काम से आए हैं। बड़े दादा ने पंडित को मना करते हुए कहा, जी क्या काम है आपको? बड़े दादा की बात सुनकर
पंडित स्वामी नारायण बराह रास्त मुझसे मुखातिब हुआ। वो राजेश ओझा वापस आ गया है। मैंने हकलाकर जुमला मुकम्मल किया। क्या कहा? मेरी तवक्को के मुताबिक मेरे मुंह से राजेश ओझा का नाम सुनते ही पंडित स्वामी नारायण उछल पड़ा। क्या नाम लिया तुमने? आराम से बैठ जा नारायण। बड़े दादा ने पंडित का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा। ये क्या कह रहा है? पंडित के चेहरे पर अब भी हवाइयां उड़ रही थीं। ये सच कह रहा है, राजेश ओझा वापस आ गया है। ओ भगवान, ये कैसे हुआ? पंडित स्वामी के पूछने पर मैंने सीमा पर राजेश ओझा के काबिज होने की सारी दास्तान सुना दी और साथ ये भी बता दिया कि सीमा का ताल्लुक मुखिया की नस्ल से है। हाँ, राजेश के पास काले जादू की शक्तियां थीं। उसने कसम खाई थी कि वो मुखिया के सारे खानदान वालों को मृत्यु दंड देगा। पंडित बुड़बुड़ाया। हम राजेश से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं? मैंने पंडित से पूछा। जब राजेश को मृत्यु दंड दिया गया तो उस मंदिर में मेरे पिताजी पंडित थे। उन्होंने राजेश के बारे में काफी रिसर्च की थी और अपनी डायरी में वो तरीका और मंत्र लिख दिया जिसके जरिए राजेश के कब्जे से सीमा को छुड़वाया जा सकता है और राजेश को मजबूर किया जा सकता है कि वापस अपनी मूर्ति में चला जाए। पंडित स्वामी नारायण ने जवाब दिया और उठकर बैठक के अंदरूनी दरवाजे को खोलकर घर के अंदर चला गया। पंडित के जाने के बाद हम सब खामोश बैठे रहे। कुछ देर बाद पंडित वापस बैठक में आया। उसके हाथ में काले रंग की डायरी थी जिसे वर्क पलटते हुए पंडित कुछ पढ़ रहा था। इस डायरी में बड़े तफसील से वो तरीका लिखा है जिसके जरिए हम राजेश को दोबारा उस मूर्ति में भेज सकते हैं। पंडित स्वामी नारायण हमारे साथ बैठते हुए बोला। क्या तरीका है? मैंने पूछा। आप संस्कृत जानते हैं? पंडित ने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय खुद सवाल कर दिया। जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्यों? जवाब देने के बाद मैंने भी सवाल दाग दिया। मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने यह डायरी संस्कृत में लिखी है। पंडित ने जवाब दिया। ऐतराज ना हो तो मुझे दिखाइए, मुझे काफी अच्छी संस्कृत आती है। मैंने कहा तो पंडित ने डायरी मेरे हवाले कर दी। मैंने पंडित के हाथ से डायरी ली और उसे पढ़ने लगा। पंडित के पिताजी ने काफी तफसील के साथ राजेश के हवाले से लिखा था कि किस तरह उसे मृत्यु दंड दिया गया और मरते हुए उसने किस तरह कसम उठाई। आखिर भी उन्होंने राजेश की काली शक्तियों से बचने के लिए मंत्र भी लिखे थे। मैं डायरी को पढ़ने लगा। इसकी रूह से तो हम सीमा को राजेश से छुड़ाने का अमल अमावस की रात ही को कर सकते हैं। डायरी पढ़ने के बाद मैंने डायरी पंडित को वापस करते हुए कहा। हाँ, और भगवान की कृपा से कल की रात ही अमावस की रात है। पंडित ने जवाब दिया। इसका मतलब था कि पंडित स्वामी नारायण भी संस्कृत अच्छी तरह जानता था और उसने भी डायरी पढ़ रखी थी। हाँ, कल रात ही अमावस है, तो फिर हम कल रात ही अमल कर लेते हैं। मैंने पंडित से कहा। कल रात को 11 बजे तक सीमा को काली माता के मंदिर में ले आइए ताकि हम वहां राजेश के काले जादू का तोड़ कर सकें। पंडित बोला। काली माता के मंदिर में क्यों? जफर जो इतनी देर से खामोश बैठा था बोल उठा। राजेश काली माता का भगत था। उसे काली माता के सामने ही मजबूर किया जा सकता है कि वो सीमा को छोड़ दे। मैंने जवाब दिया तो जफर इस बात में सर हिलाने लगा। मैं मंदिर की सफाई कर लूंगा और दीगर इंतजामात भी मुकम्मल कर लूंगा। आप लोग बस सीमा को लेकर किसी तरह कल रात को काली माता के मंदिर में पहुंच जाएं। पंडित बोला। क्यों? क्या काली माता के मंदिर पहुंचना मुश्किल है? जफर ने पंडित की बात सुनकर कहा। मंदिर जंगल के अंदर है जहां का रास्ता भी काफी कठिन है। इसके अलावा सीमा के अंदर मौजूद राजेश किसी भी हाल में सीमा को काली माता के मंदिर में नहीं जाने देगा। पंडित ने जवाब दिया। फिर हम सीमा को कैसे मंदिर तक ले जाएंगे? जफर परेशान हो गया। हम सीमा को बेहोश करके मंदिर तक ले जाएंगे। मैंने जफर की परेशानी दूर की। हाँ, यह ठीक रहेगा। पंडित ने भी मेरी तजवीज सुनकर तायद की। जंगल में हवाएं तेज तेज चल रही थीं। हर सू अंधेरा छाया हुआ था। हमारे पांव तले सूखे पत्ते चुरमुरा रहे थे। मैं और जफर स्ट्रेचर थामे जंगल के पुरखतर रास्तों पर रवां दवा थे। स्ट्रेचर पर बेहोशी की हालत में सीमा लेटी हुई थी। हमारे आगे एक बड़ा सा गैस लैंप लिए बड़े दादा चल रहे थे। गैस लैंप की रोशनी में हमें रास्ता साफ नजर आ रहा था। हम चारों काली माता के मंदिर जा रहे थे। मैंने बड़े दादा को मना किया कि वो हमारे साथ ना आए, मगर बड़े दादा ना माने और जबरदस्ती हमारे साथ काली माता के मंदिर जाने की जिद करने लगे। बड़े दादा जोश में भरे हुए तेज तेज कदम उठा रहे थे। कुछ ही दूर चलने के बाद मुझे एक पुरानी तर्ज की इमारत नजर आई। शायद कदीम जमाने में ये इमारत काफी शानदार रही होगी, मगर इस वक्त वो इमारत किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही थी। उसी वक्त किसी गीदड़ के धाड़ने की आवाज फिजा में गूंजी तो जफर के हाथ से स्ट्रेचर लड़खड़ा गया। एहतियात से जफर। मैंने जफर को तंबीह की। असल में मुझ पर जंगल की दहशत का असर हो रहा है। जफर ने जवाब दिया। आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह डर दिल से दूर निकल जाएगा। मैंने जफर से कहा तो जफर सर हिलाने लगा। बस मंदिर भी आया ही जाता है। मैंने दोबारा जफर से कहा। बड़े दादा मंदिर के सामने पहुंचकर रुक गए।
मैं और जफर भी उनके पास पहुंचकर रुक गए। हमारे पहुंचने के बाद बड़े दादा मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। उनके पीछे मैं और जफर भी स्ट्रेचर पर लेटी सीमा को लेकर मंदिर के अंदर दाखिल हुए। मंदिर के अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि मंदिर की एक दीवार के साथ काली माता की 10 हाथों वाली मूर्ति रखी है। सुरख सुरख जुबान निकालती और अपनी बड़ी बड़ी खूंखार आंखों से घूरती काली माता की मूर्ति उस डरावने माहौल को मजीद हैबतनाक बना रही थी। मंदिर के वस्त में बहुत सारी मोमबत्तियां एक बड़े से गोल दायरे में रखी जल रही थीं। उन्हीं मोमबत्तियों की रोशनी से मंदिर रोशन था। काली माता के सामने पंडित स्वामी नारायण हवन, एक मखसूस अंगीठी जिसमें आग जल रही होती है, हिंदू से मुकद्दस मानते हैं, उसके सामने बैठा था। हवन में आग जल रही थी और पंडित उस आग के सामने बैठा मंत्र पढ़ रहा था। हमें मंदिर में आता देखकर पंडित अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने हाथ के इशारे से सीमा का स्ट्रेचर मोमबत्तियों के दरमियान रखने को कहा। मैंने और जफर ने एहतियात के साथ स्ट्रेचर मोमबत्तियों के हिसार में रख दिया। स्ट्रेचर रखने के बाद हम दोनों मोमबत्तियों के हिसार से बाहर आ गए। पंडित ने हाथ के इशारे से बड़े दादा और जफर को मंदिर के दीवार के साथ खड़े रहने का कहा और मुझे मोमबत्तियों से कुछ फासले पर खड़े होने को कहा और इशारे से बताया कि वो मंत्र शुरू कर रहा है। मैंने इस बात में सर हिलाकर पंडित को जवाब दिया। पंडित ने पहले काली माता की मूर्ति को प्रणाम किया, फिर हवन के सामने बैठकर मंत्र अलापने लगा। पंडित तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। मैंने भी अपनी जेब में हाथ डालकर आयते कुरानी के नक्श को मजबूती से पकड़ लिया। मुझे यकीन था कि राजेश इतनी आसानी से सीमा का पीछा नहीं छोड़ेगा, वो यकीनन मुजाहमत करेगा। सीमा बेहोशी की हालत में मोमबत्तियों के हिसार में लेटी थी। बड़े दादा और जफर आंखें फाड़े सीमा को घूर रहे थे। जफर के चेहरे पर परेशानी और उम्मीद की मुतजाद लकीरें थीं। मैं भी सीमा को बगौर देख रहा था। मेरे कान पंडित की आवाज पर लगे हुए थे। पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए हवन की आग में थोड़ा सा घी डाला तो आग यकदम भड़क उठी, शोले बुलंद होने लगे। उसी वक्त सीमा ने भी आंखें खोल दी और वो उठकर बैठ गई। जैसे ही सीमा के अंदर मौजूद राजेश को सूरत-ए-हाल का अंदाजा हुआ तो वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। खड़े होकर राजेश ने एक कोहर आलूद नजर हम सब पर डाली। फिर उसके मुंह से एक तेज चीख निकली। चीख इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे मेरे कानों के पर्दे फट गए हों। राजेश ने चीख मारने के बाद अपने हाथ बुलंद किए। जैसे ही राजेश ने अपने हाथ बुलंद किए वह फिजा में उठने लगा। फिजा में उठने के बाद राजेश तेजी के साथ हवा में उड़ता हुआ मोमबत्तियों के हिसार से बाहर की जानिब निकलने के लिए लपका। मगर जैसे ही वो मोमबत्तियों के करीब आया, मोमबत्तियों की लौ एकदम तेज हो गई। मोमबत्तियों से निकलने वाली आग ने राजेश को हिसार से निकलने ना दिया। राजेश फौरन हिसार के दूसरी जानिब लपका, मगर उस जानिब की मोमबत्तियों की लौ भी आग के शोलों में तब्दील हो गई और उन शोलों ने राजेश के हिसार से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। हिसार से बाहर निकलने पर नाकामी पर राजेश झुंझला गया और उसने पंडित की जानिब देखते हुए फिर एक चीख मारी और साथ ही मंदिर की छत की जानिब देखते हुए एक तेज फूंक मारी। जैसे ही राजेश ने फूंक मारी, मंदिर के अंदर तेज हवाएं चलने लगी। हवा तेज से तेज तर होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे तेज आंधी चल रही हो। मंदिर में धूल मिट्टी का एक तूफान उठ रहा था। तेज हवा की वजह से मंदिर में खड़े होना मुश्किल हो रहा था। बड़े दादा और जफर मंदिर की दीवार से चिपके खड़े तेज हवा का मुकाबला कर रहे थे। उनके कदम बार बार उखड़ जाते, मगर फिर वो मजबूती से जमीन पर कदम जमा लेते। मेरे लिए भी मंदिर के फर्श पर कदम जमाना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने दांत जोर से भींचे और नक्श को मजबूती से थामा और अपने उखड़े कदम मंदिर के फर्श पर जमाने की कोशिश करने लगा। पंडित स्वामी नारायण भी तेज हवा से परेशान था। हवा बार बार पंडित को पीछे की तरफ धकेल रही थी, मगर पंडित फिर भी मजबूती से अपनी जगह जमा मंत्र अलाप रहा था। हैरत अंगेज तौर पर इतनी तेज हवा के बावजूद मोमबत्तियां जल रही थीं। हवा उन मोमबत्तियों की रोशनी को बुझा नहीं पा रही थी। इसी तरह हवन में अग्नि भी जल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आंधी का जोर टूट गया। इतनी तेज आंधी के बावजूद हम सब अपनी जगह जमे खड़े रहे। अपना ये वार खाली जाता देखकर राजेश ओदा पागल हो गया। वो जोर जोर से धाड़ने लगा। पंडित स्वामी नारायण ने मुझे इशारा किया तो मैंने नक्श अपने हाथ में पकड़ा और उसका रुख राजेश की जानिब किया। नक्श देखकर राजेश ओदा डर गया। जाओ, चले जाओ, वापिस अपनी मूर्ति में चले जाओ, छोड़ दो सीमा को। मैंने नक्श राजेश के चेहरे के सामने किया तो राजेश के मुंह से डरी डरी चीखें निकलने लगी। वो डर के मारे पीछे हटने लगा, मगर मोमबत्तियों की लौ ने उसे मजीद पीछे हटने से रोक दिया। राजेश बुरी तरह चीख रहा था। अचानक राजेश ऊपर की जानिब उठने लगा। उसी वक्त पंडित स्वामी नारायण ने काली माता के सामने रखे सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर निकालकर फिजा में उछाला तो वो सिंदूर सीधा राजेश ओदा की जानिब गया। जैसे ही सिंदूर राजेश के बदन पर पड़ा, सीमा के अंदर काबिज राजेश ओदा ने एक तेज चीख मारी
और फिर सीमा के मुंह, नाक और कानों से स्याह धुआं निकलने लगा। जब सीमा के अंदर से सारा स्याह धुआं निकल गया तो सीमा धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़ी और स्याह धुएं ने एक इंसानी छवि बना ली। वो इंसानी छवि राजेश ओदा की थी। राजेश ओदा सीधा अपनी मूर्ति तक पहुंचा और सारा स्याह धुआं मूर्ति में समा गया। जैसे ही सारा धुआं मूर्ति के अंदर गया, पंडित इंतहाई तेजी से आगे बढ़ गया और उसने स्याह मूर्ति को अपने हाथ में उठाया और अपने गले में पड़े स्याह धागे को निकालकर मूर्ति के गिर्द इस तरह लपेटने लगा जैसे किसी इंसान को जंजीरों में जकड़ा जाता है। मूर्ति के गिर्द स्याह धागा लपेटने के बाद पंडित ने फातिहाना अंदाज में हमारी जानिब देखा। मैंने पंडित की जानिब देखने के बाद जफर को इशारा किया कि वो सीमा को संभाले, जो बेहोशी की हालत पे मंदिर के फर्श पर पड़ी थी। मेरा इशारा पाते ही जफर लपक कर सीमा तक पहुंचा और सीमा का सर अपनी गोद में रखकर उसे होश में लाने लगा। थोड़ी कोशिश के बाद सीमा को होश आ गया। सीमा को होश आने के बाद जफर ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। सीमा बहुत निढाल हो रही थी। वो जफर का सहारा लेकर खड़ी हो गई, मगर उसकी टांगें लरज रही थीं। अब सीमा राजेश के असर से आजाद है। पंडित हमारे करीब आते हुए बोला, राजेश दोबारा अपनी मूर्ति के अंदर चला गया है। इस मूर्ति को नीस्तो नाबूद कर देना चाहिए ताकि बाद में कभी राजेश वापस ना सके। जफर पंडित की बात सुनकर बोला, इस मूर्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। पंडित ने जवाब दिया, क्यों? राजेश ओदा के पास भी बड़ी ताकत है, वो काली शक्तियों का माहिर है। और फिर राजेश के साथ बहुत नाइंसाफी हुई थी। उसने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, कोई जुर्म तो नहीं किया था। पंडित बोला, इसका मतलब है राजेश फिर कभी वापस आकर नुकसान पहुंचा सकता है। बड़े दादा जो इतनी देर से खामोश खड़े बातें सुन रहे थे बोल उठे, राजेश सिर्फ मुखिया के खानदान का दुश्मन है, वो किसी और शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पंडित बड़े दादा की बात सुनकर बोला, लेकिन मुखिया के खानदान का दुश्मन तो वो रहेगा ना। बड़े दादा बोले, राजेश कभी भी हंजा वैली से बाहर नहीं जा सकता। मुखिया के खानदान के किसी भी फर्द को चाहिए कि वो कभी भूल से भी हंजा वैली का रुख ना करे। पंडित ने जवाब दिया, इसका मतलब है जफर और सीमा फौरन से पेशतर हंजा वैली छोड़कर वापस चले जाएं। मैंने पंडित से पूछा, इन दोनों के हक में यही बेहतर रहेगा। पंडित ने जवाब दिया, इस मूर्ति का क्या करोगे? बड़े दादा ने पंडित से पूछा। इस मूर्ति को मैं जमीन की गहराई में दफन कर दूंगा। पंडित ने अपने हाथ में पकड़ी स्याह मूर्ति को लहराते हुए जवाब दिया, मैं कल सुबह ही हंजा छोड़ दूंगा। जफर पंडित की बात सुनकर बोला, और तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या होगा? मैंने पूछा। मैं कंपनी को साफ जवाब दे दूंगा कि मैं हंजा में नहीं रह सकता। किसी दूसरे शख्स को यह प्रोजेक्ट सौंप दिया जाए। अगर कंपनी ने मेरी बात मान ली तो ठीक, वरना ये नौकरी छोड़ दूंगा। जिंदगी रही तो और बहुत नौकरियां मिल जाएंगी। जफर ने तफसील से जवाब दिया तो मैं इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाने लगा। अगली सुबह मैं, जफर और सीमा PIA के फोकर में बैठे इस्लामाबाद जा रहे थे। जहाज आहिस्ता आहिस्ता हंजा से दूर होता जा रहा था। मैंने जहाज की खिड़की से बाहर हंजा वैली की सरसब्ज वादियों को देखा, जहां रंग बिरंगे फूल लहरा रहे थे, और उन्हीं लहराते फूलों की सरजमीन में किसी गहराई में राजेश ओधा अपनी तमाम काली शक्तियों के साथ मदफून था। मैंने जहाज की नशिस्त से अपनी पुश्त लगाई और अपना सर पीछे करके जहाज की सीट पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली।